फर्क है। तो ये उत्साह जो है ना, इसको जब तक बना के रखेंगे। एक संस्कृत का श्लोक है, उद्यम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। उद्यम, लिख लीजिए, उद्यम, साहस, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। हाँ, जहां पर ये छह होते हैं, उसका संस्कृत का श्लोक कुछ ऐसा है, षडेत यत्र प्रवर्तते तत्र दैव सहायकृता। इस तरीके का ये श्लोक है। मैं, होगा मेरे पास में, मैं हर सेशन में बोलता ही हूँ ये वाला श्लोक, तो मैं शेयर कर दूंगा। तो वहां पर जो है, मैंने उद्यम का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज। हम्म। साहस का मतलब होता है रिस्क कैलकुलेशन। हम्म। धैर्यम का मतलब होता है, धैर्यम तो पेशेंस को कहते हैं, तो उद्यम साहस धैर्यम। बुद्धि कहते हैं डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश, दो सिचुएशंस के बीच में जो भिन्नता को समझ लेता है, वो बुद्धि का कार्य है। हम्म। शक्ति है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। पराक्रम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल। उद्यम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। जहां पर ये छह होते हैं, वहां पर देवता भी सहायता करने आते हैं। ये संस्कृत का श्लोक है, यानी कि देवता सहायता करने आ रहे हैं, इसका मतलब ये सफलता की वो है। पूंजी। तो अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है, तो उसके भीतर ये छह गुण होने चाहिए। अब मेरे गुरुजी जब ये चीज बताते थे, वो मुझे कैसे कहते थे कि तीन चीजें चाहिए होती है, जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष, और एक बड़ी आर्थिक योजना। जब तक हम्म। ये तीनों नहीं होंगे, कभी भी व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। हम्म। ठीक है जी। तो जी। मैंने जब ये प्रक्रिया को स्टडी करा, तो ये फॉर्मूला भी मिल गया। अब हमारी पूरी प्रक्रिया में आप ध्यान से देखिए, कोई भी जगह व्यक्ति सफल कैसे होगा, इसका कोई फॉर्मूला निश्चित नहीं दे रखा। हम्म। बट अगर ये छह गुणों को व्यक्ति धारण कर ले, हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज का मतलब है एक बड़ी आर्थिक योजना। हम्म। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। हम्म। कैसे वो आर्थिक योजना के ऊपर कितना गंभीर कार्य होना चाहिए, वो इसके इस पार्ट से आता है। हम्म। साहस मतलब बिना साहस के कोई काम नहीं होता, लेकिन साहस का मतलब ये होता है कि आप इस बात को नाप सकें कि कितना रिस्क हो रहा है। हम्म। जब आप रिस्क का कैलकुलेशन करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपने देखा कि भाई ये दो दीवार के बीच में जो है वो 8 फुट का फासला है, तो आपने कहा मैं साधारण रूप से जब कूद मारता हूं तो 6 फीट तो आराम से कूद लेता हूँ, हम्म। 8 फीट में कूद लूंगा, तो मैं हम्म। थोड़ा सा अपनी ऊर्जा बढ़ाऊंगा। तो बट अगर वहां पर 15 फुट का हो और आप कहो मैं फिर भी कूद जाऊंगा, तो वो हम्म। दुस्साहस हो जाएगा। हम्म। तो साहस का संबंध जो है वो रिस्क कैलकुलेशन से होता है। हम्म। जब आप रिस्क को कैलकुलेट कर सके तब, और उसके बाद अपना कार्य करें, वो साहस होगा। अगर आप रिस्क को कैलकुलेट बिना कार्य कर रहे हैं, वो दुस्साहस होगा। हम्म। व्यक्ति को दुस्साहसी नहीं होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। हम्म। शोले पिक्चर का एक डायलॉग है ना, बोले 15-20 को तो मैं संभाल ही लूंगा। फिर बोलता हम्म। है मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया पार्टनर। वो कहता है बोल दिया है तो देख लेंगे। तो वो जो एस्पेक्ट है, वो रिस्क कैलकुलेशन की एक परफेक्ट डेफिनेशन है, कि आप हम्म। जो भी बोल रहे हैं वो नाप तोल करके बोल रहे हैं, और उसके अनुसार ही आप अपने कार्य प्रणाली में हैं। तो हम्म। तो जब आप बड़े स्तर पे कोई बड़ी योजना बनाते हैं, उस बड़े ग्रुप को संचालित करने के हिसाब से कार्य करते हैं, तब आपको ये पूरी प्रक्रिया पता चलती है। हम्म। इस कारण से ये छह सूत्र आप खुद धारण करिए, और आपके नीचे जितने भी लोग हैं
उन सबको धारण कराइए, तो आप देखेंगे एक बड़ी आर्थिक योजना जो है उसका जन्म हो जाएगा। हम्म, ठीक है ना? ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे यहाँ, हर जगह ना फॉर्मूला दे रखा है। एक हाँ, फॉर्मूला है संपत्ति प्राप्ति का, उसमें 18 गुण दे रखे हैं। यानी कि पहले आप सफल होइए, सफल होने के बाद संपत्तिवान बनने के लिए आपके भीतर 18 गुण होने चाहिए। ये भी मुझे भेजिएगा। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। आई थिंक ये मैंने बाद में जो शायद मैसेज भेजे हैं, उसमें है नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगा। तो ये हमारी मूल धरोहर है। इसके बाद जो है 24 गुणों का डिस्क्रिप्शन है जो वाल्मीकि रामायण में है, जो राजा के गुण है। अभी तक ये जो चल रहे थे, ये बनियों के गुण चल रहे थे, सफल व्यक्तियों के गुण चल रहे थे। फिर 24 गुण जो है वो किसके अंदर दे रखे हैं? वो दे रखे हैं उस व्यक्ति के अंदर जो राजा है, मतलब सबका कंट्रोलर। हम्म, तो सबसे पहले आपको सफल बनना है, सफल बनने के बाद संपत्तिवान बनना है, संपत्तिवान बनने के बाद राजा बनना है। जी। तो जब आप अपने साथ में एक 500 करोड़ का लक्ष्य रखते हैं, तो 500 करोड़ जो है वो लक्ष्य के लिए आपको पहले सफल होना पड़ेगा। आप जो भी हम्म, योजना बनाए उसमें, जब आप हम्म, सफल हो जाएंगे, सफल होने के बाद आपको संपत्ति धारण करनी है। हम्म, तो आपकी सोच जो है वो खर्चे कमाई से ऊपर उठनी चाहिए। आप जो भी हम्म, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ठोस हो, उनके रिजल्ट सेंटर, ऐसे करके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो सोचे जाते हैं। उन हम्म, सारे एस्पेक्ट्स को सोचने के बाद आप संपत्तिशाली बनेंगे। फिर हम्म, उस संपत्तिशाली बनने के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई मेरी संपत्ति कोई दूसरा व्यक्ति हड़प ना ले। हम्म, तो जब वो कभी ऐसी स्थिति होगी तो आपको जो है कानून और इन सब चीजों की व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। पता चलेगा आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए कानून ही बदल देता है। हम्म, तो आप जो है फिर राजा बनने की प्रक्रिया पर काम करेंगे। तो इस प्रकार गुण धारण करते जाना और ग्रोथ लेते जाना, ये एक स्वाभाविक कर्म हो गया। हम्म, उसी प्रकार से ये चीज आपके नीचे जो है, जो 75,000 लोग हैं उनके नीचे डेवलप करिए। धीरे धीरे आप बड़े संगठन के स्वामी हो जाएंगे। हम्म, व्यवस्था बड़ी छोटी सी चीज है, जरा सा आपने एक सुई बराबर चीज। मेरे को देवबंद में एक स्वामी जी थे, वो 120 वर्ष की आयु में गए। वो मुझे बड़ा प्यार करते थे। अनिरुद्ध जब बेटा जब जाता था उनके पास में मिलने के लिए, तो उसको जो है किशमिश खिलाते थे, तो उनका नाम ही किशमिश वाले बाबा हो गया था। और पुराने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे, और बढ़िया थे, मतलब मेरे को बहुत प्यार करते थे। तो कहते हैं कि एक दफे वो मेरे गुरुजी आए हुए थे, मैंने उन्हें बोला मेरे गुरुजी आए हुए हैं, बोले अच्छा मैं आता हूँ। तो फिर हम्म, मिलने को आए। तो गुरुजी से पूछते हैं वो कि बताइए आप कैसे, वो गुरुजी ने उनसे पूछा कि बताइए आप कैसे मिलने आए। बोला जी ये लड़का मेरे पास आता था, मुझे प्रणाम करता था और मेरे पैरों में 100 का नोट रख देता था, कभी 200 कभी 500। इसने कभी मुझे कोई काम भी नहीं कहा। ये ऐसा क्यों करता था? मैं देखना चाहता था कि ये किसके संरक्षण में है, जो इसको ऐसी बुद्धि दे रहा है कि साधु के चरणों में पैसे रखने चाहिए। बड़े हम्म, खुश होते थे इस बात से मुझे देखकर जो है। तो और मेरा कोई काम होता नहीं था, फिर भी मैं जाता था उनके पास में, थोड़ी देर ऐसी बात सुनता था। बोले देखो जी ऐसा है, ये तो 9-10 साल का था जब मेरे पास आ रहा था। तो हम्म, जब जब कभी कोई बात पड़ती थी तो मैं इसको बता देता था क्या कैसे करना होता है। अब ये जो है, ये पकड़ लाता है लोगों को अपने प्यार से बांध कर। तो हंसते हंसते दोनों जनों ने, अब एक 100 वर्ष का व्यक्ति और एक 120 वर्ष के व्यक्ति, दो जने आपस में बात कर रहे हो, तो उनकी बातें भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। पर ये मैंने देखा कि अगर हमारे को कोई बड़ा काम करना है, और वो बेसिकली व्यक्ति गोरक्षनाथ संप्रदाय से थे, मतलब हम्म। जो आदित्य योगी आदित्यनाथ जो योगी है, आदित्यनाथ। उसके जो गुरुजी के गुरुजी जो है वो उनके साथ के थे। अद्वैतनाथ जी। हैं? अद्वैतनाथ जी। मैं नहीं जानता, मतलब हाँ, मेरे को तो अद्वैतनाथ।
अच्छा, मैं सच बताऊं आपको, मैं सिवाय अपने गुरुजी के किसी की बहुत संगति नहीं करता था। जाता था, कोई व्यक्ति अपने आप ही मिल जाता था तो उसके पास बैठता जरूर था, उसकी बात सुनता था, समझता था। मतलब अगर आप कभी मेरी बातों को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि मैं बात करते करते 101 साल पुराने तक के उदाहरण दे देता हूँ। उसका कारण ये था कि मेरे नेटवर्क में 3-4 जने ही ऐसे थे जो 100-100 वर्ष के थे, और हर व्यक्ति अपने अपनी डोमेन का स्पेशलिस्ट था। इस कारण से मैं बोल पाता हूँ, अदरवाइज शायद मैं बोल भी नहीं पाता। हाँ, वो उदाहरण मैं कल कल कोई एक वीडियो आया मेरे पास आपके ही उसके यूट्यूब का, वो कोई साउथ इंडियन है, वो बोल रहे हैं आपके साथ। तो वो लोपा मुद्रा और जो अगस्त विशिष्ट ऋषि। अगस्त की पत्नी और अक्षय मालिका जो है उनकी, विशिष्ट की पत्नी जो है, तो अक्षय मालिका वाला भी मेरे लिए भी एक नया वो है। हाँ, अगस्त्य की लोपा मुद्रा मैंने सुना है डॉक्टर कविरशु बालकृष्ण के मुंह से, लेकिन विशिष्ट की पत्नी अक्षय मालिका के लिए और वो अक्षर का ज्ञान के लिए वो मेरे लिए नया था। तो फिर मैंने कल वो फिर दोबारा उसको थोड़ा सा सुना। बड़ा बढ़िया व्यक्ति है वो, साउथ इंडियन। अब ये फ्रांस में है, जो मैंने बताया था ना कि नया व्यक्ति, जो सुबह सुबह जब हम टाइम चेंज कर रहे थे थोड़ा सा, हम्म। तो वो उसी व्यक्ति की वजह से था। अब आज वो रात तक इंडिया पहुंच जाएगा बंदा, और कल से जो है वो क्लास शुरू हो जाएगी उसकी, तो फिर वो टाइम वापस जो है हमारा बैलेंस्ड रहेगा। तो एंड वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फ्रांस की किसी कंपनी में है। तो उसने मेरे को यही बोला कि बोले मैंने आपके वीडियो सुने, उन्होंने आपका वीडियो देखा था एक, कि मेरी आपके जो वीडियो पे बात चल रही थी, तो बोले मैंने वो वीडियो सुना, और ये श को श और शहद वाला, ओ षटकोण का श और क्षत्रिय वाले श के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा था, बोले मैं हर विद्या जानता हूँ तकरीबन थोड़ी थोड़ी, लेकिन मेरे अपने इंट्यूशन से भी मुझे लगता था कि ये चीज का कोई कनेक्शन है जरूर, लेकिन वो क्या है मुझे नहीं पता। तो मैंने 2-3 आपके मेडिटेशन करके देखे, तो एक मेडिटेशन में बैठा और पता चला सुबह के 3:30 बज गए। मैं तो अभी 10-11 बजे करीब ही बैठा था, मेरा ध्यान लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ बड़ा विलक्षण सा है। तो इसलिए बड़ा मजेदार सा था वो पार्ट, है वो। अच्छा, आप ये देखो, जो सेशन में आपके साथ कर रहा हूँ उसमें मेरा जो मूल है वो चिकित्सा पद्धति है। तो मैं कोई ना कोई ऐसी बात बोलता हूँ जो चिकित्सा से उसको वो मिले, कनेक्शन मिले। उनके साथ जब बात कर रहा हूँ तो वो श्री विद्या के साधक हैं, तो वहां मैं उन पॉइंट्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जो लेक्चर को अलग करने का जो है एक तरीका, वो अच्छा तरीका है। ये सबको एक सी चीज नहीं परोस सकते ना जी। हाँ, वो भी है। और एक दूसरा इसमें क्या है कि वास्तव में कोई और होता है जो उस वार्तालाप को सुन रहा होता है, कह रहा होता है। हम तो बस आनंद उठा रहे होते हैं उसमें। मेरा ऐसा मानना है। कई कोई और आप ना, फ्लेवर कितना होता है, गियर चेंज कर लेती है। आप कभी भी कोई भी सभा को अगर एड्रेस करने जा रहे हो, कोई भी सभा जहाँ 100, 200, 500, 1000 लोग बैठ रहे हैं, आप सिर्फ इतना मन में ध्यान करना कि मेरा जो लंबिकाग्र चक्र है और इन सब लोगों का लंबिकाग्र चक्र जो है वो थोड़ी देर के लिए एक हो गया है। तो जैसे वेद का एक वाक्य है, एको हम अनेको हम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जब आप अपने लंबिकाग्र चक्र में वास करने वाली आत्मा को उन सब लोगों के लंबिकाग्र चक्र में वास करने की आत्मा को एक बना दोगे, वो सारे जने मंत्र मुग्ध होकर आपकी बात सुनेंगे, और जो आप कहेंगे वो वाली चीज। और ये आप किसी भी मीटिंग में कहीं भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अब करूंगा इसको। तो उससे आप देखेंगे कि आप जितनी भी जनसभाओं को एड्रेस करेंगे वो बड़ी सक्सेसफुली होनी शुरू हो जाएंगी। एको हम अनेको हम। संवाद आत्मिक ही होता है। जब मेरी आत्मा की आवाज आपकी आत्मा की आवाज तक पहुंचने शुरू हो जाती है, प्रक्रियाएं परिवर्तित होना शुरू होती हैं। हम सबके बीच में आत्मीयता ही तो होती है। सही बात है, बिल्कुल।
तो वही एक जो रिलेशन का मेन वो है। तो संबंध की आत्मीयता को जैसे ही आप जागृत करेंगे तो कहीं आपको भेदभाव ही नहीं दिखेगा। आज आज सुबह भी मैं जब सवा तीन तीन पाँच या तीन सात पे उठ के अपना नित्यक्रम फिनिश करके बैठा, और बैठने के बाद बस श्वास लिया श्री, और श्वास छोड़ा श्री, और वो दृश्य जो है वो चालू, अभी बात वार्तालाप नहीं चल रही है, शायद भगवान अभी नाराज चल रहे हैं कि बेटा 50 साल के हो गए, लंबिका के चक्र पे ध्यान नहीं दिया, तो अभी तो जी वो जब थोड़े जागो नाराज चल तभी सवेरा है, ये सारी चीजों को तो, इस तरह के थॉट्स को पास में भी नहीं आने देना चाहिए। लेकिन मन वो में बस। ये मन में ये धारणा होनी चाहिए। ये जब आप पारद संहिता पढ़ेंगे ना, पारद संहिता में आपको ये प्रक्रिया मिलेगी। पारद के जो शोधन की प्रक्रिया है उसमें पारे को दर्जनों चीजों में डाला जाता है, फिर वो उसको जो है खरल किया जाता है। उसके बाद पारा जो है शोधित होते 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 एक ऐसा पारे की फॉर्म आ जाती है जो बिल्कुल जागृत होती है। वो आपके विचारों से संबंध बना लेता है। तो पारे की गुटका बनाना जो है वो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। वो जागृत व्यक्ति के जैसा होता है। तो जब आप पारद शोधन पढ़ेंगे तो पारद शोधन में ये तो हमारी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम निकल कर, जब वो एक्सट्रीम फोर्स हमारे ऊपर पड़ता है, सही और गलत, अच्छा बुरा, उसके बावजूद हम अपने मूल स्वरूप से नहीं भटकते। ये पारद संहिता का मूल है। पारद संहिता में एक बड़ा अच्छी लाइन है। वो क्या कहता है, जब कफ रूपी, जब कब्ज रूपी माता और कफ रूपी पिता इस शरीर रूपी बिस्तर में संबंध बनाते हैं तो वो इतने कीटाणुओं को जन्म देते हैं, इसकी गणना ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। हम्म क्या बोला मैंने? जब कब्ज रूपी माता और कफ हाँ। रूपी पिता इस शरीर रूपी बिस्तर में संबंध बनाते हैं तो जितने रोग के कीटाणुओं लोग को उत्पन्न उत्पन्न होते हैं। करते हैं उसकी गणना ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये बैठा कि कोई भी व्यक्ति जिसको कि कैसा भी गंभीर रोग हो, सबसे पहले उसका कब्ज और कफ जो है वो एड्रेस कर दो, उसका कफ साफ हो जाए और कब्ज साफ हो जाए। ठीक, आप जैसे कैंसर रोगियों की बात करते हैं, कैंसर का कोई भी रोगी आप देखिए, सबसे पहले उसके कान साफ कराइए, कान में उसके मैल भर रहा होगा बाय डिफॉल्ट। हम्म कैंसर होगा ही नहीं अगर किसी व्यक्ति को, अगर उसके कान में मैल ना हो। हम्म तो जब हम इस प्रकार से उस पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं, अब कान साफ कराते ही वो प्रक्रिया जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। कान मैल का स्वरूप हो गया एक। अब इसका समाधान, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब उसका समाधान कैसे बनाया? समाधान था, पहले पारद रूपी शिव हम्म और गंधक रूपी माता, सल्फर। सल्फर। तो जब ये संबंध बनाते हैं तो जो योग उत्पन्न होते हैं वो उन सारे कीटाणुओं का शमन करते हैं। तो पूरा आयुर्वेद रस और इसकी चिकित्सा के ऊपर ही बेस्ड है। अब एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद अगर हम लेकर चलें तो एलोपैथी में मर्करी बेस्ड ड्रग्स यूज ही नहीं होते। वो तो उसको स्वीकार नहीं करते ना। हाँ, वो स्वीकार क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि वो है, क्योंकि अगर रोग खत्म हो गए तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? उसका एक रीजन ये वाला है। एक